प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरगे की फिजिक्स क्लासेस पर। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्ताकार धारावाहिक कुंडली की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र। इससे पिछले लेक्चर में अपने पढ़ा था वर्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अपने क्या किया था, मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। ये भी करेंगे अपन कि अपन एक वर्ताकार धारावाहिक कुंडली ली थी, एक वर्ताकार धारावाहिक कुंडली या वर्ताकार लूप बोल दीजिए। और इसमें मानो करंट आपने माना था कि ये दक्षिणावर्त दिशा में बह रहा है, क्लॉकवाइज बह रहा है। इसकी अगर त्रिज्या आपने वहाँ ए मानी थी, यहाँ पे मैं आर लिख देता हूँ कि बुक में त्रिज्या आर ले रखी है, तो आर में अपन बात कर लेते हैं। और इसका केंद्र ओ था, इसके केंद्र ओ पर जो चुंबकीय क्षेत्र दिशा, तो देखो कैसे आएगी। अगर अंगूठा धारक दिशा में, तो अंगुलियाँ किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो ये अंदर आई थी और इसका जो मान आया था बी केंद्र यानी बी सेंटर, जो आया था म्यू नोट I/2R। ये एक लूप के लिए था। अगर लूपों की संख्या 2 तो उसको 2 से गुणा कर दो, 3 है 3 से गुणा कर दो, 4 है 4 से। तो मान लेते इसमें लूपों की संख्या n है, तो फॉर्मूला अपने को मिला था म्यू नोट NI/2R। ये कहाँ पढ़ा था अपन ने, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पढ़ा था। फिर आधा हुआ था, उसमें 2 का भाग लगा दिया था, कुछ 4 आ रहा था, 1/4 4, वो सारी बातें वहाँ पे डिस्कस कर ली थी। ठीक है, ये कहाँ था, केंद्र से। लेकिन आज कहाँ निकालेंगे, इसकी एक्स पर निकालेंगे। आज निकालेंगे अपने इसकी, मान लो कुंडली कोयल है, लूप है, इसकी एक्स पर स्थित किसी बिंदु P पर, जिससे केंद्र से दूरी x है, पर अपन चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। वो आएगा कितना, वो आएगा B बराबर म्यू नोट NI R²/2R² प्लस x² की पावर 3/2। ये आएगा। ये कैसे आएगा, इसी का अपने पास डेरिवेशन करना है। तो ये करने से पहले थोड़ा सा वापस यहाँ चलते हैं। पिछली बार जब अपन ये पढ़ा था तो वहाँ अपने सब कुछ कर लिया था, लेकिन इसकी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र और त्रिज्या के मध्य अपने ग्राफ वहाँ पे नहीं बनाया था। तो पहले आप वो ग्राफ बना लीजिए। क्या कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का कुंडली की त्रिज्या पर निर्भरता, यानी त्रिज्या पर कैसे डिपेंड होता है। तो देखिए, अगर इस वाले फॉर्मूले में आर का मान बढ़ेगा तो बी का मान क्या होगा, घटेगा। तो ग्राफ कैसा आएगा, मतलब ऐसा घटता हुआ ग्राफ आएगा, ये अति परवलयाकार। तो देखिए, तो लिख लो क्या है, लिखो ये बी व आर के मध्य ग्राफ। किसके लिए, वर्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर। पिछले वीडियो की बात कर रहा हूँ, पिछले लेक्चर की। ठीक है, इसको आप शब्दों में ये भी बोल सकते हो कि वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की त्रिज्या पर निर्भरता। तो देखिए अपन क्या करते हैं, y एक्स पे तो b ले लेते हैं, b मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और x पे त्रिज्या ले लेते हैं, मतलब इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, जो राशि स्वतंत्र होती है वो x पे होती है, और जो राशि डिपेंड करती है वो y पे होती है। तो b किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है r के ऊपर। तो ग्राफ इसका आएगा कुछ ऐसा। ऐसे ग्राफ बोलते हैं अति परवलयाकार। यानी देखो त्रिज्या बढ़ रही है तो b का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना भाई। त्रिज्या बढ़ने पर b क्या कम होगा, तो ग्राफ ऐसा आएगा। ये तो क्या बी और आर के मध्य का ग्राफ। कई बार उल्टा ही पूछता है कि बी व 1/r के मध्य का ग्राफ, जहां पे आर क्या क्लियर हो गया ना, आर इसकी त्रिज्या है। भाई जब हमने डेरिवेशन किया था पिछली बार, तब इसको लिखा था बी बराबर म्यू नोट I/2 ये लिखा था, क्योंकि वहां अपने त्रिज्या ए मानी थी आर की जगह। तो उससे कोई फर्क मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा। नोटेशन संकेत अपन किससे भी दिखा सकते हैं। पिछली बार ए से दिखाया था, यहाँ आर ले लिया। आर इसलिए ले रहा हूँ कि बुक में आर ले रखा है, इसलिए बी व 1/r के मध्य ग्राफ। तो देखो ग्राफ कैसा आएगा, अगर मैं r की जगह, इस r की जगह 1/r रख दूं, r की जगह 1/r, तो देखो r कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी एक तरह से क्या आ जाएगा, समानुपाती बन जाएगा। तो ये जो ग्राफ आएगा वो आएगा, अगर आपने यहाँ b लिया है, यहाँ आपने b मतलब कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र BC, ठीक है, C फॉर सेंटर, और यहाँ x से अगर आपने 1/r लिया है, यह आपका ओरिजिन मूल बिंदु, तो ग्राफ इसका आएगा सरल रेखा। कैसा आएगा भाई, देखो इस टाइम में ऊपर चला जाएगा तो b के सीधा समानुपाती हो जाएगा, समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये ग्राफ हम ड्रॉ कर लिया, नहीं किया तो ये दोनों ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ये पिछली बार अपन ने नहीं किया तो दोनों ग्राफ क्लियर है। ग्राफ कैसा आएगा, क्यों आएगा, चलिए अब आज का हेडिंग डाल लीजिए, वर्ताकार धारावाहिक कुंडली की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र। केंद्र पे अपने को पता है कितना आता है, म्यू नोट NI/2R आता है। अब निकालने जा रहे हैं कि एक्स पर कितना होगा। थोड़ा सा टॉपिक
आसान डेरिवेशन है लेकिन कंफ्यूजिंग होता है। क्यों होता है? केवल डायरेक्शन की वजह से, दिशा कैसे निकालनी है। तो अगर आपको कंफ्यूजन है दिशा का तो इस वीडियो के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, दिशा को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, वर्ताकार धारावाही कुंडली की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र। इसको मैं रब करता हूँ यहाँ से। अब ये जो कुंडली है उसको मैं ऐसे ना बना के थोड़ा ऐसे दिखाएंगे, समझाते कैसे। हेडिंग डालो भी आप। चलो देखिए इधर, मान लो ये मेरी हथेली है, वो वर्ताकार कुंडली है। अभी इसको अपन ने ऐसे बनाया था, अब इसको ऐसे ना बना के कुछ ऐसा दिखा रहा हूँ, समझ गया ना। ये पहले ऐसे था वर्क, अब इस वर्क को घुमा के अपन ऐसे ले आए 3D के अंदर ले आए। किसमें लाए? 3D के अंदर। तो मान लेते हैं अपने पास ये कोई एक वर्ताकार धारावाही कुंडली है, ये कोई अपने पास वर्ताकार धारावाही कुंडली है, ठीक है, जिसमें करंट बह रहा है। मान लो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं। करंट मानने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो दिशा चेंज होगी भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ऐसा लेने से क्या होगा, अगर आपने ऐसा लो तो क्या होगा, वो भी अपन धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं अपने पास एक वर्ताकार धारावाही कुंडली है जिसमें आई परिणाम की धारा वो वामावर्त दिशा में बह रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। और मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो इसकी जो त्रिज्या को अपन मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या आर है। इस वर्ताकार धारावाही कुंडली की त्रिज्या आर है और इसका केंद्र ओ है। और अपने क्या करना है, इसके केंद्र ओ से इसकी एक्सीय रेखा पर कोई बिंदु है P। इस बिंदु P पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। इस बिंदु P पर, ये बिंदु है कोई P, इस बिंदु P पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। और इस O से P की दूरी अपन मान लेते हैं कि ये दूरी x है। कोई डाउट समझ में आ रहा है कि ये कैसे मेजर करोगे इसको? कि जैसे आपकी मान लो कि ये आपकी ये वर्ताकार धारावाही कुंडली ऐसे रखी हुई है, ये इसका सेंटर से जो लाइन जा रही है, मार्कर इसकी x बनेगा। जो आपके सामने आ रहा है ये मार्कर क्या बन गया, इसका x बन गया, यानी सेंटर से बिल्कुल, यानी ऐसे रखी हुई है और ये ऐसे x है। और ये मार्कर जो नोक है वो कोई बिंदु P है, ये यहाँ पे अपने चुंबक से निकालना है। और ये बिल्कुल कहाँ से सेंटर से होगा, x क्या होगी, इसके सेंटर को चीरते हुए पार कर दे, इसको अपन x बोलते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं इसकी वजह से निकालना चुंबकीय क्षेत्र। तो फिर वही आते हैं, क्या अपन पूरी कुंडली के कारण एक साथ नहीं निकाल सकते, तो अपन किसकी कैसे निकालते हैं, बायो सावर्ट नियम से। बायो सावर्ट नियम क्या बताता है, किसी अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो फिर से ये समझने से पहले अगर आपको बायो सावर्ट नियम आता है तो आप 10 सेकंड आगे बढ़ा लीजिए, 5-7 सेकंड, थोड़ा सा मैं आपको फिर से वो रिवाइज कराऊंगा। कौन? बायो सावर्ट नियम। तो बायो सावर्ट नियम क्या था कि आपके पास कोई तार है और इसमें आई करंट बह रहा है, इसमें आई करंट बह रहा है। अपन ने कहीं यहाँ पे एक अल्पांश काटा dl, इस अल्पांश dl के कारण, इस अल्पांश dl के कारण इससे r दूरी पर, इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को अपन dB मानेंगे। क्यों मानेंगे? पूरे तार की वजह से नहीं है, सिर्फ अल्पांश की वजह से। तो क्या मान लिया, dB। और उस dB का मान आता था, क्या आता था, μ0/4 बायो सावर्ट नियम का फॉर्मूला I dl साइन थीटा अपॉन r², जहाँ पे dl अल्पांश की लंबाई है, I तार में बहने वाली धारा है, μ0/4 कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पीयर² होती है। और थीटा होता है इस धारावाही अल्पांश और इसके इस r के मध्य का कोणीय थीटा, ये होता है थीटा। ये इसका अदिश रूप था, यानी सिंपल परिणाम है। अगर इसी को अपन सदिश रूप में लिखते हैं, यानी dB वेक्टर, भाई चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। और फिजिक्स में जितने भी क्षेत्र, चाहे वो गुरुत्वीय क्षेत्र हो, चाहे वो विद्युत क्षेत्र हो, चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो, सारे के सारे सदिश, क्षेत्र सारे सदिश है। तो कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो क्या बनेगा, ये μ0/4 × में सदिश रूप में जब इसको अपने लिखा था तो आया था dl वेक्टर, क्या लिखा था इसको, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन नीचे mod(r³), ये इसका लिखा था अपने सदिश रूप। और mod(r) को अपन सिंपल r भी लिखते हैं, इसको अपन चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, dB वेक्टर बराबर μ0/4 × में I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन नीचे r³, इसको लिख सकते हैं। यानी यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात पता चल रही है कि जो dB होता है ये क्या है, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। और आपको ये तो बात पता होगी कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अगर अपन करते हैं, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अगर अपन करते थे
तो मान लो वो सी वेक्टर आता था भाई, दो सदिशों को गुणा करने पर अगर आपको परिणामी भी सदिश मिले तो ऐसे गुणनफल को अपन सदिश गुणनफल बोलते थे, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते थे 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा है। तो यहीं से, और आपको ये बात भी पता होगी जो सी वेक्टर जो आता था जिस तल में ए और बी है उन दोनों के लंबवत होता है। जो सी वेक्टर है वो ए वेक्टर के भी लंबवत होता है और जो सी वेक्टर है वो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? ये जो है इन दोनों के लंबवत होगा, चाहे ए और बी आपस में लंबवत है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सी होगा वो इन दोनों के तल के लंबवत होगा। मतलब अगर आपका ए और बी, अगर आपका ए और बी इस बोर्ड के तल में, अगर आपका ए और बी इस बोर्ड के तल में, तो जो सी वेक्टर आएगा या तो इधर होगा या इनवर्ड होगा, या तो अंदर की तरफ होगा लंबवत, लेकिन या बाहर की ओर होगा। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो डीबी वेक्टर है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो डीएल के भी लंबवत होगा और आर के भी लंबवत होगा। तो ये बायो सावर्ट नियम, इसका सदिश रूप जो यहाँ पे अपने को मैनुअली यही डायरेक्शन बताएगा। ये अगर आपको ये समझ में आ गया तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा डायरेक्शन से लेके। क्लियर? तो आप इसको समझ लीजिए। नोट तो आपने पहले कर रखा है, नोट्स वगैरह, और अब से मैं आपको पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा चैप्टर नंबर 7 से। ठीक है? पिछले वीडियोज़ है उनकी भी मैं लिंक, उनके भी जो नोट्स है धीरे धीरे अपलोड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन चैप्टर 7 की जो पीडीएफ की लिंक है आपको 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। ठीक है? और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर यहाँ तक हटा दे इसको, स्टार्ट करें। ये कोई कुंडली है जिसकी त्रिज्या R है, इसमें करंट I बह रहा है, इधर बह रहा है, वामावर्त दिशा में बह रहा है, और अपने को इसके केंद्र O से x दूरी पर इसकी अक्षीय रेखा पर या x पर कोई बिंदु P है, यहाँ अपने को चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। लेकिन पूरी कुंडली का एक साथ निकालना अपने बस की बात नहीं है, तो अपन किसको यूज करेंगे? बायो सावर्ट नियम को यूज करेंगे। तो बायो सावर्ट नियम तो अल्पांश की ओर से बताता है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक डीएल लंबाई का अल्पांश काट लेते हैं, यहाँ पर एक डीएल लंबाई का अल्पांश काट लेते हैं। और एक काम और कर लो, इसको आप x बोल लो, इसको आप क्या बोल दो, x बोल दो, इसको आप बोल दीजिए x, इस P को यहाँ ले लेते हैं, इसको आप x बोल दो, और इसको आप yx बोल दो, और इसको आप zx बोल दो। मतलब हुआ क्या कि कुंडली 3D में रखी हुई है, इन जो कुंडली है वो yz तल में रखी हुई है, और इसका x इधर आएगा, मतलब जो x इसका x बन जाएगा। क्लियर? तो ये अपन एक अल्पांश काट लिया जिसकी लंबाई अपन क्या मान लेते हैं, dl मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? dl। अब आपको एक बात तो पता होगी कि जो dl वेक्टर धारा अवयव को अपन सदिश मानते हैं और इसकी दिशा का मानते हैं धारा की दिशा में। अगर ये dl है तो ये dl वेक्टर होगा, ये dl वेक्टर होगा। अपने को इस अल्पांश की वजह से यहाँ निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, तो ये दूरी कुछ तो होगी। इस दूरी को अपन थोड़ी देर के लिए स्मॉल r अज्यूम कर लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं। इस दूरी को अपन ने स्मॉल r मान लिया, और वैसे ही r वेक्टर बोल दो, r वेक्टर बोल दो भाई, दिशा इस इधर से इधर, तो r है ना, r वेक्टर इसी को मानेंगे। लेकिन r क्या होगा, r वेक्टर नहीं बोल रहा, सिंपल r लिख दो। अब इस r का मान कितना होगा, अगर ये 90 है तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान आएगा वर्गमूल के अंदर r² प्लस r²। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से ये स्मॉल r अपन ने मानी, लेकिन स्मॉल r का मान क्या होगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर? अब ये दूरी स्मॉल r है, तो चलो यहाँ से निकालते हैं। इस अल्पांश की वजह से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, dB होगा। अब dB की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर होगी या नीचे होगी, यही अपने को देखना है, यही अपने को देखना है। तो देखिए कैसे निकाल डायरेक्शन निकालेंगे, dl वेक्टर जो आपका dB आएगा वो dl और r दोनों के लंबवत होगा, dl और r दोनों के लंबवत होगा। तो पहली बात, dl और r ही एक दूसरे से 90 डिग्री पर, dl और r ही एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। समझ में आ रहा है? dl देखो यहाँ करंट ऐसे जा रहा है, ये देखो इमेजिन करना पड़ेगा, ये आपकी वलय ऐसे रखी हुई है, इसमें करंट बह रहा है कैसे, वामावर्त, यानी ऐसे आ रहा है, कैसे, वामावर्त समझ गए ना, एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऐसे करंट बह रहा है। तो इस बिंदु पे देखिए, यानी इस बिंदु को आप ऐसे को ऐसे इमेजिन कीजिए, तो यहाँ करंट कहाँ आ रहा है, बाहर, नीचे करंट कहाँ जा रहा है, अंदर, यहाँ करंट बाहर, यहाँ अंदर, यहाँ ऊपर बाहर, नीचे अंदर, यानी डीएल वेक्टर करंट की दिशा में होता है। तो ये आपका डीएल है, यह आपका डीएल है, बाहर की ओर। दिशा कैसे निकालते हैं, दाएं हाथ को उठाइए
उसका अंगूठे को धारा की दिशा में रखना है। तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताती है? मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। तो अंगूठा, यहाँ करंट कहाँ आ रहा है? बोलो बाहर, अंगुलियां बिंदु की तरफ। तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र को। किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र को। तो बोलो ऊपर, ऊपर तो ऊपर बना लेते ये लोग, सही इधर आएगा, बना दिया, ऊपर जा रहा है ना, ऊपर बना दिया, तो ये गलत है, ऊपर ऐसा नहीं बनाना। फिर से आइए, जो डीबी होता है वो डीएल के भी लंबवत होता है, और जो डीबी होता है, डीबी मतलब छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र, वो आर के भी 90 डिग्री पर होता है। तो ये जो डीबी आएगा वो डीबी और आर, ये आपका आर वेक्टर, ये आपका आर वेक्टर, यहाँ पे परिणाम इसका आर लिखा है अपन ने, तो ये दोनों से 90 डिग्री पर होगा। तो किधर जाएगा? इससे भी लंबवत और इससे भी लंबवत। डीएल और आर अगर बोर्ड के तल में, तो दोनों से 90 डिग्री पर इसका ग्राफ आए, ये डीबी जाएगा वो इधर जाएगा, डीबी वेक्टर, डीबी वेक्टर, यानी ये कोण कितना बनेगा? ये कोण 90 डिग्री बनेगा, ये वाला कोण 90 डिग्री बनेगा। कोई परेशानी? दिशा निकालना आ गई, ठीक है। अब ऐसा ही अगर सेम अल्पांश अपन इसके सामने काटें, यानी व्यास के समुख जस्ट इस डीएल के सामने एक दूसरा डीएल और काट ले, इस डीएल के सामने एक दूसरा डीएल और काट ले, ठीक है। लंबाई क्या मानेंगे? डीएल ही मानेंगे। इसमें करंट, इसमें करंट कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है, लेकिन अपने को इस डीएल की वजह से भी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हम क्या करेंगे? ये दूरी अगर आर है तो ये भी क्या आर ही होगी? क्या ये भी आर ही होगी? क्या इमेजिन कीजिए, ये आपकी वलय, ये आपकी एक्स, ये आपकी एक्स, ये आपकी, ये समझ गए? ये वलय सेंटर में मान लीजिए, अंगुली सेंटर, ये मार्कर सेंटर में फंसा रखा, मैंने यहाँ ऐसे फंसा रखा। अब देखिए जितनी दूरी ये होगी, जितनी दूरी ये होगी, उतनी दूरी ये होगी। इमेजिन कीजिए, ये वलय ऐसे नहीं रखा हुआ है, ये वलय ऐसा रखा है, इसको बना तो सकता नहीं, अब 3D में ना भाई, वाई जेड तल में रखा हुआ, तो जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी। ये बिंदु वलय के सामने, चाहे आप ये निकाल लो, ये दूरी निकाल लो, चाहे आप ये 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 कहीं से भी निकाल लो, ये वलय ऐसे रखा हुआ है। क्लियर? ऐसे नहीं रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, और इसका सेंटर ये भी कितना होगा? आर। तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ये क्या होगा? डीबी होगा। अपने इतनी लंबाई का अल्पांश डीएल काटा है, करंट वही आई बह रहा है, दूरी भी आर है, तो इसका मान में क्या होगा? डीबी होगा। कोई चीज इस डीबी के बराबर ही आएगा, लेकिन दिशा किधर होगी? तो अंगूठा धारा की दिशा में। तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र को। यहाँ करंट कहाँ जा रहा है? अंदर। इमेजिन कर पा रहे हो कि इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ कहाँ आ रहा है? बाहर। यहाँ कहाँ जा रहा है? अंदर। तो अंगूठा कहाँ रखना है? धारा की दिशा में, यानी अंदर। अंगूठा धारा की दिशा में अंदर। तो मुड़ी हुई उंगलियां किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र को। बोलो कहाँ जा रही है? नीचे। तो नीचे ऐसा नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि जो डीबी होता है वो डीएल के भी लंबवत और डीआर के भी लंबवत। अब इसका डीएल किधर होगा? इसका डीएल इधर होगा, धारा की दिशा में। धारा की दिशा में डीएल, इसका आर, तो दोनों के लंबवत, दोनों के लंबवत। और डीएल और आर एक दूसरे से 90 पे, डीएल और आर एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, क्योंकि ये इसका डीएल होगा। करंट देखो यहाँ पे डीएल क्या है? बाहर, तो इसका ये आर होगा। इसका देखो मुझसे समझाता हूँ, इसको समझो वापस। ये इसका डीएल है, ये इसका डीएल है, ये इसका आर है। समझ में नहीं आया तो वापस आपको समझाते हैं। ये मार्कर डीएल है, ये वाला मार्कर आर है, समझ गए? ये डीएल और ये आर, तो ये डीबी होगा। ये जो रेड पेन दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका डीबी होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, ये इसका डीबी, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा 3D में आ गया। ये इसका डीबी यानी इसका डीएल ऐसे होगा, और इसका जो आर है इससे 90 डिग्री, ये ऐसा मतलब इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करवाना मुश्किल हो रहा है, आप यहीं से समझिए इसको। अगर ये डीएल है, ये आर है, तो यहाँ पे ये इसका डीबी है। तो आप इतना समझ लीजिए कि डीबी होता है वो डीएल और आर दोनों के लंबवत। अब इसका देखो डीएल का अंदर जा रहा है, इसका डीएल, और ये इसका आर ऐसे, ये इसका आर होगा। तो इससे भी क्या करना अपने को? 90 डिग्री का, नहीं ऐसे आएगा ये यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका डीबी कहाँ होगा? इधर होगा। इसका डीबी ये होगा, इसकी वजह से डीबी वेक्टर इधर होगा। कोई परेशानी? अब जितना कोण ये मान लो, इसको फाई मान लेते हैं, ये भी कितना होगा? फाई होगा। क्लियर है? इस सामने ना ये दूरी आर है, ये आर है, अगर ये फाई तो भी कितना होगा? फाई होगा। अब और ये इससे कितने डिग्री पे? ये इससे 90 पे। इस वाले आर और इसके बीच कोण कितना है? 90। क्लियर? अब यहाँ से क्या लाइन खींच लो, यहाँ से
एक लाइन खींच दो जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आसान रह जाए। अपने को ये कोण निकालना है, अपने को ये कोण ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये निकाल लेते हैं। अगर ये फाई है तो ये पूरा कितना बन गया, 90 बन गया। तो ये पूरा 90 है, ये फाई है तो ये कितना आएगा, ये 90 माइनस फाई होगा, 90 माइनस फाई। अगर ये 90 माइनस फाई है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना आएगा, ये वाला जो एंगल है ये वाला आएगा 90 माइनस फाइव। ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या बनेगा 90 माइनस 90 माइनस माइनस कैंसिल, क्या बनेगा प्लस का 5, यानी ये एंगल भी कितना होगा 5। सिमिलरली ये 90 सॉरी ये 5, ये पूरा 90, तो ये 90 माइनस 5, ये कितना जाएगा, ये वाला 5 आ जाएगा। यहाँ तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, जैसा आपने काम यहाँ किया वैसा ही एक अल्पांश यहाँ काटेंगे और यहाँ पे। इसको आज समझने से पहले आप यही समझिए। अब जो ये dB दोनों आ गए, इस dB को यहाँ बिंदु P पर, इस बिंदु P पर घटकों में वियोजित कीजिए। इसको आप PQ बोल दीजिए, आप इसको चाहो तो PQ डैश बोल दीजिए। इस dB वेक्टर को बिंदु P पर घटकों में वियोजित कीजिए, कंपोनेंट में रिजोल्व कीजिए। वियोजित करना आता है। अगर आपके पास कोई वेक्टर है, सदिश है, F वेक्टर है, तो आप क्या करते थे, F वेक्टर को घटकों में वियोजित करना। ये थीटा होता था, तो थीटा के साथ क्या आता था, F कोस थीटा, और थीटा के लंबवत क्या आता था, F साइन थीटा। घटकों में वियोजित करना मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। समझ में, ऐसा समझ में, थीटा के साथ कोस लेना है, इसके लंबवत क्या लेना है, साइन, यानी थीटा के साथ कोस आएगा। तो अगर dB को अगर अपन घटकों में वियोजित करें, dB को घटकों में वियोजित करें, इस वाले dB का ये घटक कितना आएगा, ये आएगा ऊपर, फाई के साथ क्या आएगा, कोस, तो इधर आएगा dB cos फाई। समझ गए, ऊपर, ये ऊपर की तरफ कितना आएगा, dB cos फाई, और फाई के लंब, इसके लंबवत क्या होगा, साइन फाई, तो ये होगा dB साइन फाई, dB साइन फाई। समझ आ रहा है, ये होगा dB साइन फाई। क्लियर। सिमिलरली इस वाले dB को अगर घटकों में वियोजित करें, तो इसका फाई के साथ, ये और इसका फाई ये कोण है, तो फाई के साथ नीचे क्या आएगा, dB cos फाई, और इधर क्या आएगा, dB, इस वाले dB का इधर घटक कितना आएगा, dB साइन फाई। ध्यान से देखें, dB का परिणाम dB और dB बराबर है, dB आएगा क्या, लिखा नहीं लिख दूंगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, यानी साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर आएगा। साइन 90 आगे 1 है, दोनों बराबर है, लिखेंगे अभी, दोनों क्या आएंगे बराबर। तो ये dB cos फाई, dB cos फाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, dB साइन फाई, यानी दोनों जुड़ जाएंगे। अब काम, अगर आपने ये जैसे इसको बोलते हैं मतलब डायमेट्रिकली, व्यास के समझे, व्यास के सामने वाले अल्पांश काटे, इसके सामने ये काटा, अगर यहाँ एक अल्पांश काटो भाई, एक अल्पांश काटा, अब दूसरा अल्पांश, छोटे छोटे अल्पांश काट लेंगे, सभी की वजह से चुंबकीय निकाल लेंगे और सभी का जोड़ लेंगे, वही तो पूरा नेट होगा कि नहीं होगा। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ एक अल्पांश काटेंगे, इसके सामने यहाँ काटेंगे, फिर दोनों को वियोजित करेंगे, तो दोनों का कोस हो जाएगा कैंसिल, दोनों का क्या बचेगा, साइन बचेगा। फिर यहाँ एक अल्पांश काटेंगे, यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ पे निकालेंगे, दोनों का क्या, कोस तो क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा केवल साइन, जो किधर जाएगा इधर। फिर यहाँ काटेंगे, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे काटते काटते पूरी को कवर कर लेंगे। और सभी का ये जो मतलब ऊर्ध्वाधर घटक है, वर्टिकल कंपोनेंट है, वो तो कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ क्षैतिज घटक बचेगा, और सबको जोड़ लेंगे और वही चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई, डायरेक्शन वगैरह, अब इसमें कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से। अब स्टार्ट करके इसका डेरिवेशन थोड़ी लिखते हैं, इसका डेरिवेशन स्टार्ट करने समझा दिया। अब बाकी तो मैथमेटिक्स है, थोड़ी लिखनी पड़ेगी, बाकी और भी समझिए। अगर कुछ डाउट है तो समझते रहे, लिखिए और स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या करो, पॉज करके डायग्राम बना लो, पहले पॉज करके डायग्राम बना लो। क्लियर। अब मैं इसकी लिखता हूँ छोरी, अब मैं इसकी लिख रहा हूँ छोरी। तो मान लेते हैं कि माना कि एक वर्ताकार, माना कि छोटी सा मैं स्पीड से लिख दूँ, आप भी लिखिए, माना, कॉपी और पेन उठाइए, लिखिए साथ में, माना एक वर्ताकार धारावाही कुंडली, धारावाही कुंडली, इसमें करंट बह रहा है, धारावाही कुंडली जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, वह इसमें आई परिणाम की, छोड़ लिख लीजिए, वह इसमें जो काम उसने किया उसको शब्दों में लिखना भी है, वह इसमें आई परिणाम की विद्युत धारा, वह इसमें आई परिणाम की विद्युत धारा वामावर्त दिशा में, वह इसमें आई परिणाम की विद्युत धारा वामावर्त दिशा में, वामावर्त मतलब
एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में बह रही है, ठीक है। और कुंडली कहाँ रखी हुई है? वाई जेड तल में। ये एक्स जेड तल है, ये एक्स वाई तल है, ये वाई जेड तल है। वह कुंडली वाई जेड तल में स्थित है, वह कुंडली वाई जेड तल में स्थित है, इस प्लेन में स्थित है, वाई जेड तल में स्थित है, ठीक है। अपने क्या करना है, हमें इस कुंडली के कारण, हमें इस कुंडली के कारण, हमें इस कुंडली के कारण इसकी एक्सीय रेखा पर, इसकी एक्सीय रेखा पर, ये इसकी एक्सीय रेखा बन गई, ये वाली ओ एक्स, इसकी एक्सीय रेखा पर स्थित, एक्सीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वह बिंदु P की, वह बिंदु P की कुंडली के केंद्र O से, कुंडली के केंद्र O से दूरी स्मॉल x, ये अपनी स्मॉल x मानी है, दूरी स्मॉल x, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसके लिए हमने एक अल्पांश dl काटा, इसके लिए हमने एक अल्पांश dl काटा, ठीक है। फिर आगे अल्पांश dl के कारण, अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर, अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से निकालेंगे? अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र कौन से रूल से निकालते हैं? फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट के नियम से। तो अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर बायो-सावर्ट नियम से, बिंदु P पर बायो-सावर्ट नियम से चुंबकीय क्षेत्र, एक तरह से एप्लीकेशन तो बायो-सावर्ट है, बायो-सावर्ट नियम के अनुप्रयोग है। बिंदु P पर बायो-सावर्ट नियम से चुंबकीय क्षेत्र बोलो कितना आएगा? dB में परिणाम लिख रहा हूँ, μ0/4 इंटू में I/dl साइन थीटा अपॉन नीचे क्या होगा? r स्क्वायर, क्या होगा? r²। यहाँ पे थीटा क्या होता है? थीटा होता है dl और r के बीच का कोण, ये dl और r के बीच कोण कितना बनेगा? 90 बनेगा। यहाँ पे, यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ dl वेक्टर परपेंडिकुलर टू r वेक्टर, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अरे ये dl वेक्टर, ये r वेक्टर, दोनों में कोण कितना है? 90 है कि नहीं? 90 है, क्योंकि करंट की दिशा में dl, यानी ये dl बाहर है और r इधर है ऐसे, तो कोण कितना बनेगा? 90। तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो dB बराबर μ0/4 इंटू I/dl साइन 90, और साइन 90 बच्चों होता है 1, साइन 90 डिग्री हमारा कितना होता है? 1। तो यहाँ पे साइन 90 1 रखोगे, 1 इंटू ये सारा का सारा ये आ जाएगा, यानी आपको मिलेगा dB बराबर μ0/4 इंटू I/dl बटे r²। इसको आप समीकरण नंबर 1 देके छोड़ दीजिए, यहाँ तक आपको कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होगी। सिमिलरली कहानी यहाँ करेंगे, एक अन्य अल्पांश dl के सामने काटा, फिर इसको इसकी वजह से यहाँ निकाला, तो वो बात मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, अब आगे करते हैं। अब देखिए, तो बिंदु P पर अपन क्या करेंगे, आप यहाँ तक पॉज करके नोट कर लीजिए एक बार। समझ आ रहा है? पर धीरे चल रहे हैं, ये समझ में आ जाए। डेरिवेशन बिल्कुल आसान है, इसमें थोड़ा दिशा वगैरह ये बातें आपको मैंने समझा दी। चलिए आगे। अब देखिए, इस बिंदु P पर अपने क्या किया था? घटकों में विभाजित किया था, तो वो बात भी यहाँ लिख देते हैं। यहाँ तक आपने कर लिया होगा। इसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ, क्लियर? यहाँ लिखे, तो यहाँ लिख रहा हूँ। इसके बाद चलो यहाँ, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ। तो देखिए, बिंदु P पर dB वेक्टर को घटकों में वियोजित करने पर, dB वेक्टर को घटकों में वियोजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक, ये वाले देखो, ये क्या हो गया? वर्टिकल कंपोनेंट। ऊर्ध्वाधर घटक परस्पर बराबर व विपरीत दिशा में होने के कारण विन्यास हो जाते हैं। करने पर ऊर्ध्वाधर घटक परस्पर
बराबर वह विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं। बात एक ही है, निरस्त हो जाते हैं, जबकि क्षैतिज, ये वाले साइन डीबी साइन फाई, जबकि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। कोई परेशानी यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, समझ गए इसका पूरा मीनिंग? चुंबकीय क्षेत्र। तो B क्या आएगा? तो B आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dB। B क्या आएगा? सबको जोड़ ले, सब dB साइन फाई, फाई जोड़ ले, dB साइन फाई, बहुत सारे रहेगा ना। इन दो की वजह से दो बचे। यहाँ पर कितने अल्पांश काट सकते हैं? अनंत काट सकते हैं। उन सबको काट के जोड़ लेंगे। तो सबको जोड़ने का तरीका अपनी फिजिक्स में क्या है? समाकलन है। तो सबको जोड़ लेंगे इन सारे भाई, dB साइन फाई, सारा जुड़ के कुल dB साइन, कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो सबको जोड़ लो, और जोड़ने का तरीका क्या होता है? इंटीग्रेशन, समाकलन। तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन फाई। ये अपन ने कौन फाई मान रखा है? हो सकता है बुक में थीटा या कुछ मानो, ये अपने फाई मान रखा है, dB साइन फाई। कोई डाउट यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको नहीं होगी। करना कुछ नहीं है, समीकरण 1 से dB का मान इसमें रख देना है। तो मैं नीचे आपने ये डायग्राम, फिर ये छोड़ी, उसके बाद ये, तो आपने ये नोट कर लिया होगा नीचे वाला। समीकरण 1 देके छोड़ दीजिए इसको। समीकरण 1 यहाँ काम में लेंगे। आप यहाँ तक एक बार पॉज करके नोट कर लो, आगे कुछ करना नहीं है। समीकरण 1 से dB का मान रखना और साइन फाई का मान डायग्राम से निकाल के इसमें रख देना है। तो नीचे हटा दो, यहाँ से नीचे रब कर रहा हूँ मैं। ओके, चलिए। तो समीकरण 1 से किसका मान रखना है? dB का मान इसमें रख देना है। समीकरण 1 से dB और साइन फाई का मान डायग्राम से निकाल लो। तो देखिए, समीकरण 1 से dB का मान रखने पर, समीकरण 1 से इसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ भाई साहब, समीकरण 1 से dB का मान रखने पर, तो ये आ गया कुल चुंबकीय क्षेत्र B। क्या आएगा? dB का मान ये रहा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में IDL बटे में स्मॉल r स्क्वायर, इंटू में चल रहा है साइन फाई, इंटू में साइन क्या चल रहा है? साइन फाई। तो कहाँ से? चित्तर से, या इसके ज्यामिति से। तो क्या लिखोगे? चित्तर से लिख दो। चित्तर से क्या आएगा? साइन फाई बराबर, साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ये रहा फाई, तो फाई कोण के सामने क्या होता है? लंब। तो लंब तो कितना हो गया? r। कर्ण क्या होता है? 90 के सामने, ये रहा 90, तो हो गया स्मॉल r। तो साइन फाई का मान कितना आएगा? कैपिटल R बटे में स्मॉल r, और स्मॉल r कितना है? ये वर्गमूल के अंदर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ से क्लियर? अब करना क्या है? ये साइन फाई का मान इसमें रखो वापस। तो b बराबर क्या बनेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में IDL स्मॉल r स्क्वायर। साइन फाई की जगह रखना है कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। ध्यान से देखोगे, और यहाँ पे समाकलन, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, 4 पाई कॉन्स्टेंट, I कॉन्स्टेंट, कैपिटल R की त्रिज्या भी कॉन्स्टेंट है, और स्मॉल r भी कॉन्स्टेंट है। ये दूरी चेंज नहीं हो रही है। ये जितनी दूरी ये होगी उतनी ये होगी, उतनी जितनी दूरी यहाँ से, देखिए यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, समझ गया ना? ये ऐसे रखा हुआ, ऐसे नहीं रखा हुआ। इमेजिन कीजिए, ये 3D में, इमेजिन 3D में है ना। ये ऐसा नहीं है कि आप ऐसा रखा हुआ है। अब ऐसा तो बना नहीं सकता ना, ऐसा तो बनाएंगे। तो ये रख लीजिए। तो क्या आएगा? देखिए, ये बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL r स्क्वायर और ये r, तो r क्यूब। ये तो सारे आ जाएंगे बाहर भाई, कांस्टेंट समाकलन से आ जाता है बाहर। तो क्या बचेगा? बचेगा I इंटू r, नीचे r क्यूब, अंदर सिर्फ बचा dl को जोड़ने से ये का अपने पास dl ये काटा, फिर dl यहाँ काटोगे, फिर dl यहाँ, 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 यहाँ। और समाकलन का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ होता है। तो सभी dl को जोड़ दे तो ये वर्ताकार लूप है।
भाई कुंडली कैसी है, वर्ताकार है, और ये क्या है, ये एक तरह से लंबाई सर, तो वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी होगी 2 पाई आर। तो डीएल इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मान, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इन समाकलन डीएल का मान कितना होगा 2 पाई आर। तो ये वाला 2 पाई आर इसमें रखो, तो क्या बनेगा बी बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू में आई आर बटे में स्मॉल आर क्यूब, और डीएल की जगह रखना आपको 2 इंटू पाई इंटू आर, पाई से पाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा बी बराबर म्यू नोट आई आर स्क्वायर आर इंटू आर आर स्क्वायर, तो बन जाएगा म्यू नोट अपॉन सॉरी म्यू नोट इंटू में आई आर स्क्वायर, नीचे क्या पाई से पाई गया 2 दूनी 4 यानी 2 आर क्यूब, 2 आर क्यूब, ये बचेगा 2 स्मॉल आर क्यूब। अब करना क्या है, स्मॉल आर क्यूब की वैल्यू एक बार मार्कर चेंज करते हैं, स्मॉल आर क्यूब की वैल्यू डायग्राम से निकाल लो। तो देखिए आर बराबर कितना है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर क्यूब क्या बनेगा, दोनों तरफ क्यूब कर दो, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब कर देंगे। और आप जानते हो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वर्गमूल स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है, घात 1/2, इसकी घात 1/2 की घात 3, घातें आपस में क्या होते हैं गुणा, यानी अपने इसको इसके बाद में यहाँ क्लियर, यहाँ से यहाँ यहाँ, इसके बाद में यहाँ लिखा हूँ ऐसा। तो देखिए स्मॉल आर, तो आर क्यूब क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, बस इस आर क्यूब की जगह मान रख दीजिए, तो ये आएगा बी बराबर म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन इसे 2 आर क्यूब की जगह आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपका आ गया इसकी एक्स पर केंद्र ओ से स्मॉल एक्स दूरी पे, ये दूरी स्मॉल एक्स है, ये दूरी स्मॉल एक्स दूरी पर चुंबकीय बिंदु पी। क्लियर, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, कोई परेशानी, ये इसका डेरिवेशन हो गया है। ये कब निकाला अपन ने, जब लूप 1 है, जब लूप अपने पास कितने एक ही लूप था, एक ही लूप, मान लो 2 लूप हो तो 2 से गुणा हो जाएगा, 3 लूप हो तो 3 से गुणा हो जाएगा, 4 हो तो 4 से। कुछ ऐसा हो रहा है कि 1 लूप 2 लूप 3 लूप 4 लूप 5 लूप 6 लूप, सिंपल ऐसा बोलते हैं। यदि n लूप हो, लूपों की संख्या n कैपिटल N, कि 1 हो तो ये आ रहा है, 2 तो इसको 2 से गुणा कर दो, 3 इसको 3 से गुणा कर दो, 4 है 4 से गुणा कर दो। तो यदि कुंडली में n लूप हो, यदि कुंडली में फेरो के, उसको फेरो ही बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स भी बोलते हैं, फेरो की संख्या कितनी है, लूप कितने हैं, या कितनी कुंडली है, 1 है 2 है 3 है, या कितनी कॉइल्स है, वर्ड्स अलग अलग है, बात एक ही है। यहाँ लिखेंगे यदि कुंडली में, या यदि कुंडली, इसको लूप बोलते हैं, या लूप में, यदि कुंडली में लूप में फेरो की संख्या, फेरो की नंबर ऑफ टर्न्स, कितने घेरे आपने बना रखे हैं, कैपिटल N है तो B का मान क्या हो जाएगा, इसको N से गुणा कर दो, इसको N से गुणा कर दोगे तो क्या आएगा, इसको N से गुणा कर दो, इसको N से गुणा कर दो, तो N इंटू म्यू नोट आई आर स्क्वायर बटे में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 B बराबर, तो इसको लिखते हैं कैसा, B बराबर म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर बटे में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, पावर में वैसा 3/2, तो B बराबर म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर इंटू 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ गया। अगर n लूप कुंडली के अंदर है, समीकरण नंबर 2 दे दीजिए इसको, म्यू नोट एन आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, पावर में 3/2। क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ओके। ये हो गया आपका, इसमें फेरो की संख्या n हो तो। अब इसके हम 2-4 केसेस डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर, तो केस फर्स्ट यहाँ तक क्लियर है, चले आगे। क्लियर, दिशा वगैरह में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे हिसाब से। DB DL और R दोनों के लंबवत ऊपर जा रहा है, लेकिन इससे 90 भी बनाना था। ओके, चलिए केस फर्स्ट, इस डायग्राम का यहाँ चला दे, दिशा समझ आ गई ना, दिशा ये DL ये R, तो DB क्या होगा, इन दोनों से 90 डिग्री पे, ये DL ये R, तो DB का होगा इन दोनों से 90 डिग्री पे। ऐसा नहीं इससे 90 करना है, ये 90 बनना है, देखो ये 90 नहीं है, ये 90 है, तो ऊपर जाएगा। क्लियर, तो ये आपका डेरिवेशन हो गया।
चलिए आगे केस फर्स्ट की बात करें, इसके केंद्र पे निकाल लेते हैं। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो केंद्र पे x का मान, स्मॉल x का मान क्या हो जाएगा 0। हटा दिया हाथ से, रब कर दो इसको यहाँ से। क्लियर, क्लोज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, डायग्राम गया। केस फर्स्ट, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है, म्यू नॉट Ni/2r। पिछले वीडियो में देख रखा है, उससे भी आ जाएगा। अगर x का मान 0 हो गया तो म्यू नॉट Ni/2r बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखिए इधर केस फर्स्ट, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो केंद्र पर x का मान कितना हो जाएगा 0। ये क्या आपकी कुंडली, ये इसका दूरी आपने x मान रखी है, तो सेंटर पे इस x कितना हो जाएगा 0। तो x 0, इसमें x का मान 0 रख दो। समीकरण 2 में x से 0 रख दो तो क्या आएगा, देखिए BC मतलब B सेंटर, केंद्र पे कितना आएगा म्यू नॉट Ni/r² बटे में 2 r² प्लस x 0 0 स्क्वायर का बराबर 0 की पावर 3/2। तो देखो क्या बन जाएगा, ये r² प्लस 0 r² की घात 3/2, 2 से 2 कैंसिल, नीचे क्या आएगा r³ आएगा। तो BC क्या आएगा म्यू नॉट Ni/r² अपॉन 2r³। यहाँ r², नीचे r³, तो नीचे एक r ही बचेगा। तो BC यानी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आता था म्यू नॉट Ni बटे में 2r, जो यहाँ से भी आ रहा है म्यू नॉट Ni/2r। कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर। तो होगा केंद्र पे। दूसरा अपन निकाल लेते हैं कि अगर दूरी, इस बिंदु C की दूरी इसकी त्रिज्या के बराबर हो, इसकी त्रिज्या के यानी x बराबर a, कि जो x तो वेरिएबल पॉइंट है ना, ये x इसके सामने, इसके यहाँ से लेके केंद्र से कहीं तक भी अनंत तक हो सकता है। तो दूसरा केस अपन बना लेते हैं, केस सेकंड, हालांकि बुक में दे नहीं रखा है, लेकिन जिससे आपका थोड़ा सा मतलब फील आए कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो देखिए यदि बिंदु P कुंडली की त्रिज्या के बराबर, कुंडली की त्रिज्या के बराबर दूरी पर स्थित हो, बराबर दूरी पर स्थित हो, मतलब क्या हो गया, अर्थात x बराबर कितना, x बराबर r, त्रिज्या के बराबर दूरी, त्रिज्या अपनी r मान रखिए, तो x बराबर r। तो करना कुछ नहीं है, इस समीकरण 2 में x का मान r रख दो और हल कर लो, सिंपल मैथमेटिक्स। तो देखिए इसमें x का मान r रखो, तो इसको लिख देते हैं b और x बराबर a, समझ गए ना, x बराबर r, r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, त्रिज्या के बराबर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, c मतलब सेंटर, केंद्र, x बराबर r मतलब त्रिज्या के बराबर दूरी पर इसकी x पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या आएगा, देखिए म्यू नॉट इसमें रखना है भाई, एक की बात करो तो इसमें रख लो अकेले की, n टर्न्स की बात तो इसमें रखो कि यह आंसर n के रूप में, एक हो तो n का मान 1 होगा, 2 हो तो 2 होगा, तो इसको अपनी जनरलाइज रूप है इसका, तो यहाँ रखिए। तो म्यू नॉट इंटू Ni/r² बटे में 2 इंटू में r², और x भी क्या बन गया r, तो x का स्क्वायर r² की पावर 3/2। तो देखिए यहाँ से म्यू नॉट Ni/r² 2 r² प्लस r² कितना बनेगा 2r² की पावर 3/2, 2r² की पावर 3/2। तो देखिए 2r² की पावर 3/2 का मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हो गया, देखिए यहाँ इसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ, तो bx = r कितना होगा म्यू नॉट Ni/r²। इसका मतलब ये हो रहा है कि देखिए इन दोनों को अलग कर दे अपन, कि 2 इंटू 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 इंटू में r² की पावर 3/2। अरे ए बी की घात n होती थी, उसको आप a की घात n इंटू b की घात n नहीं लिखते थे क्या, लिखते थे ना, तो पावर इसके ऊपर भी लगा, 2 के भी और इसके ऊपर भी। तो देखिए यहाँ से तो 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ 2 की घात 3/2 का मतलब हो गया म्यू नॉट Ni/r² इंटू ये वाला 2 तो पहले से 2 की घात 3/1.5 यानी 1 और आधा, यानी 2 इंटू √2, इसको ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा r³ आएगा, यहाँ पे ये घात 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा r³ बचेगा।
तो यहाँ ऊपर आर स्क्वायर नीचे आर क्यूब, ये कितना हो गया 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन नीचे 4√2 इंटू में आर, 4√2 इंटू में कितना आएगा आर, तो ये हो गया बी एक्स बराबर आर दूरी पे म्यू नॉट एन आई 4√2 इंटू में आर। अगर नीचे आप √2 हटाना चाहते हो तो ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा। अगर नीचे से √2 हटाना चाहते, ये भी सही है, नीचे अगर 4√2 रखो तो, अगर √2 को नीचे आप रिमूव करना चाहते हो तो ऊपर नीचे इसको √2 से गुणा कर देना, तो बी एक्स बराबर आर, एक्स बराबर आर दूरी पर चुंबक से बनेगा √2 इंटू म्यू नॉट एन आई, नीचे √2 इंटू √2 2 और 2 चौकी 8, 8 आर बन जाएगा, 8 आर बन जाएगा अगर नीचे से रूट हटाते हो तो। बाकी अगर रूट में रखते हो तो ये वाला रख सकते हो। ये हो गया एक्स बराबर आर दूरी पर, एक्स बराबर आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। तीसरा केस समझ लेते हैं कि अगर बिंदु इस कुंडली की अर्ध त्रिज्या पर स्थित है, त्रिज्या की आधी दूरी पर स्थित हो, और ये केस समझना, क्योंकि ये समझना इसलिए जरूरी है, आगे अपन पढ़ेंगे हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां, तो वहां ये चीज काम आएगी, इसको यही समझ लीजिए। क्लियर? आप यहां तक पॉज करके नोट कर लीजिए। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, तीसरा केस हम बनाते हैं कि जो बिंदु है वो आपका इसकी अर्ध त्रिज्या पे, हाफ रेडियस पे, मतलब त्रिज्या की आधी दूरी पर स्थित हो एक्स के ऊपर। तो केस नंबर 3, इसको मैं यहां से रिमूव कर दूं। ओके, केस 3, तो केस 3 क्या है? यदि बिंदु P, केस 3, यदि बिंदु P कुंडली की त्रिज्या की आधी दूरी पर, त्रिज्या की आधी दूरी पर स्थित हो, आधी दूरी पर स्थित हो, मतलब x का मान कितना हो गया, जो x की वैल्यू आता आएगी स्मॉल x इज इक्वल टू r/2। तो फॉर्मूला क्या आपका, b बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 देखिए, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर इंटू 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो करना कुछ नहीं है, इसमें x की जगह क्या रखना है, x इसमें रखना है अपने को r/2, तो रखो इसके अंदर। तो b x r/2 दूरी पे, x बराबर r/2 दूरी का मतलब यह है कि त्रिज्या की आधी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो यह आएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, नीचे 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का मान कितना है r/2 का स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसको हल करोगे आप तो बनेगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, नीचे 2 आर स्क्वायर r/2 का वर्ग यानी r²/4 और इसकी पावर 3/2। यही है, यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा 4, तो 4r² प्लस r² बटे में 4 की पावर 3/2। तो बन जाएगा कितना, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, नीचे 2 इंटू 5r² बटे 4 की पावर 3/2। तो वही काम 5r² की पावर 3/2, तो ऊपर तो रखिए म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो कैसा, 2 इंटू 5r² बटा 4 और इंटू में वर्गमूल के अंदर 5r² लिख सकते ना। अरे घात 3/2 मतलब 1 से 1/2, 1 और आधी, 1 को अलग कर दिया, इसको अलग कर लिया, मतलब इसको सोल्व करना है जैसा आपको समझ आ रहा है। मैं इसको ऐसा सोल्व कर रहा हूँ। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसको अपन कटपिट कर लेते हैं एक बार। r² से r² गया, r² से r² गया, तो क्या बच रहा है, यहाँ लिख रहा हूँ आगे b x बराबर r/2 दूरी पे म्यू नॉट एन आई, ऊपर नीचे बच रहा है 2 इंटू 5 और यहाँ पे बटे में 4 भी रखिए 1/4, ये कितना आएगा √5 और यहाँ से 4 बार वर्गमूल 4 कितना बन जाएगा √5 बटे में 2 इंटू में r, यह आएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, 4 कहाँ जाएगा ऊपर,
तो बी एक्स बराबर आर बटा 2 दूरी पे कितना आएगा, 4 गया ऊपर, तो 4 म्यू नॉट एन आई अपॉन 5 इंटू √5 इंटू √5, तो 5 √5 आर। ये समझना इसलिए जरूरी है कि हेल्महोल्ट्ज कुंडलीज में यही फॉर्मूला अपने को वापस काम में लेना पड़ेगा। तो 4 ये कितनी दूरी पे, इसकी त्रिज्या की आधी दूरी पे है, एक्स पे ही, लेकिन दूरी कितनी है, आर बटा 2, एक्स का जो मान है वो आर बटा 2 है। तो 4 म्यू नॉट एन आई अपॉन नीचे क्या होगा 5 √5 आर, ये हो गया r/2 दूरी पे। तीसरा कौन सा, चौथा केस बना देते, केस नंबर 4 बना इसमें बना देते अपन, इसी के सारे भाग है। केस 4, यदि x है वो बहुत बहुत बड़ा है, x ग्रेटर देन r, यानी x का मान है, x इस त्रिज्या से बहुत ज्यादा दूरी पे, जो x है वो r की तुलना में, यानी जो त्रिज्या है उसके x के सामने बहुत कम है। तो अगर x का मान r से बहुत बहुत बड़ा है, यानी इसको शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि बिंदु P कुंडली की त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक दूर स्थित हो, तो अर्थात x ग्रेटर देन r, तो x ग्रेटर देन r है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर अपन r² का मान निकालें तो r² लगभग कितना आएगा 0, x के सामने r² को अपन नगण्य मान सकते हैं, x के सामने r के वर्ग को अपन नगण्य, कोई संख्या छोटी होती है 0.2, आप इसका वर्ग करोगे ये और छोटा 0.004, तो 0.04 0.2 से भी स्मॉलर है। तो यहाँ ये केस बन जाएगा, तो उसमें रखो किसने, म्यू नॉट एन आई r² अपॉन 2 r² प्लस x² की पावर 3/2। यहाँ पर x² के सामने r² को नगण्य मान सकते, इसको मत मानना, वो तो गुणा में और भी इसमें, इसके सामने जोड़ने में खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपनी इस r² टर्म को यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा देखिए, b बराबर आएगा म्यू नॉट एन आई r² को लगभग 0 मान लेंगे, तो 2 इंटू 0 प्लस x² की पावर 3/2, वही 0 प्लस x² यानी x² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x3। तो b का मान आएगा म्यू नॉट एन आई r² अपॉन नीचे ये तो कट गया, कितना आएगा 2x3, ये आ गया फॉर्मूला। ये कब है, अगर जो r है वो x की तुलना में बहुत 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 बिल्कुल चींटी की तरह छोटा सा है, क्लियर, ये फॉर्मूला तब बनेगा। तीसरा केस, चौथा केस है, पांचवा केस, जो भी आप समझो। अगर केस 5 ये भी बना सकते हैं, इफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, कि x बहुत बहुत दूर, ज्यादा दूर नहीं, ये तो अत्यधिक दूर था, ये अनंत में चला गया, उस टाइम ये कांस्टेंट, ये अनंत, तो कुछ भी बटा अनंत कितना आएगा 0, कुछ भी बटा अनंत लगभग कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब होता है कि जो चुंबक क्षेत्र होगा वो बहुत दूर जाके 0 हो जाएगा। ये बात सही भी है, अपने विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था कि अनंत पर जाकर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, सिमिलरली अनंत पर जाकर चुंबक क्षेत्र भी 0 हो जाता है, तीव्रता घट जाती है, दूर जाने में तीव्रता धीरे धीरे इंटेंसिटी उसकी कम हो जाती है, तो अनंत पर लगभग वो 0 हो जाएगा। इसके कैसे डिस्कस कर लिए। आगे इसमें एक बचा इसका ग्राफ, इसके धारावाहिक कुंडली की x पर चुंबकीय क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन, तो इसको मैं यहाँ से हटा दे और इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ को बनाने से पहले एक बात आपको और समझाएंगे कि ग्राफ या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, ऐसा नहीं होगा आधा ऊपर आधा नीचे, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, यहाँ तक आप पॉज कीजिए और आगे देखिए। क्लियर, ओके, हटा दे इसको यहाँ से, हो गया। चलिए आगे लिखिए, कुंडली की धारावाहिक कुंडली की x पर चुंबकीय क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन का ग्राफ। तो ग्राफ बनाने से पहले ग्राफ को समझिए, वापस फिर से समझाते हैं कि मान लो आपके पास एक धारावाहिक वर्ताकार कुंडली है और आप इसमें करंट ऐसे ले रखा है, और ये इसका केंद्र O से x दूरी पे बिंदु P है। यहाँ आपने अल्पांश dl काटा, इसमें करंट I आ रहा है, तो आपने बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा निकाली थी। कैसे निकाली थी, अंगूठा यहाँ, धारा यहाँ बाहर आ रही थी, समझ गए थे ना, धारा यहाँ बाहर आ रही है, देखो ऐसे जा रही है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ बाहर, यहाँ अंदर, यहाँ बाहर, यहाँ अंदर।
अंगूठा धारा की दिशा में अंगुलियां बिंदु की ओर, अंगुलियां मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताती है? चुंबकीय क्षेत्र को। तो कहाँ जा रहा है? अंदर। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो डीबी आता है वो डीएल और डीआर दोनों के लंबवत होता है, तो अपन ने उसको ऐसा बनाया। फिर यहाँ से निकाला था वो ऐसा आया था, नीचे आया था, समझ गए थे ना? इनके ऊर्ध्वाधर कट गए थे, ऊर्ध्वाधर इनके कट गए थे। तो कौन बताता? केवल ये बताता। एक बात और कर लीजिए, एक बात, सॉरी, अगर आपको चलते यहाँ पे सदिश रूप में लिखना पड़े उस चुंबकीय क्षेत्र को जो आपका डीबी बी आ रहा था, बी क्या आ रहा था? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसको अगर आपको सदिश में लिखना पड़े तो कैसे लिखोगे? लिखना सदिश रूप में, ऊपर जगह पड़ी वहां लिखना सदिश रूप में, नीचे लिखना सदिश रूप में। सदिश रूप में बोलो क्या आएगा? कहाँ जा रहा है? नेट कहाँ जा रहा है? या आपने एक्स मान रखा है, या आपने वाई मान रखा है, या आपने जेड मान रखा है। तो नेट कहाँ जाएगा बोलो? सारा कट रहा है, पूरा किधर जा रहा है? प्लस एक्स में, प्लस एक्स में। भाई सारा इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा? इधर जा रहा ना, इधर। क्लियर है? तो अब इसको सदिश रूप में अगर आप लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में आपको राइट करोगे तो क्या आएगा? बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और यहाँ क्या लगा देंगे? केप। तो ये केप का फिजिक्स में क्या काम है? इकाई सदिश का, यूनिट वेक्टर का फिजिक्स में कोई काम नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, दिशा को बताना। तो चाहो तो यहाँ पे आई केप भी आप लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे स्मॉल एक्स से बुक में लिख रखा है, मैंने भी स्मॉल एक्स से लिख दिया। तो सदिश रूप में लिखना कोई बड़ी बात नहीं, आप लिख सकते। हालांकि ऊपर लिखना चाहिए था, लिख नहीं पाए, वहाँ पे दिमाग से निकल जाता है। तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू में एक्स के, ये हो गया सदिश रूप। दिख गया? सारा कहाँ जा रहा है? प्लस एक्स में। सदिश रूप के लिए लिख लीजिए। और आगे आइए उस ग्राफ के ऊपर। वो ग्राफ जो ऐसा आपकी बुक में दिख रहा है ना, वो ग्राफ ऊपर ही क्यों जा रहा है? ऐसा ही क्यों आ रहा है? ये आधा नीचे और आधा ऊपर क्यों नहीं गया साला? या नीचे आएगा? आ रहा है नहीं समझ में? तो देखिए इधर, चलिए आगे। तो दिशा की बात अपन करते हैं, ये हो गया। अब देखिए उस ग्राफ को समझने के लिए आगे बढ़िए। यहाँ दिशा से ये डीबी वेक्टर इधर आ रहा था, डीबी वेक्टर, और ये डीबी वेक्टर नेट कहाँ आ रहा था? यह आपका बी नेट इधर आ रहा था, किधर? प्लस एक्स में आ रहा था। अगर मैं इधर दिशा ना निकाल के इस बिंदु पी को, भाई वलय तो ऐसे रखिए ना, ये रिंग तो ऐसे रखिए, आपकी रूप ऐसे रखा। अगर मैं बिंदु पी को इसके सामने ना मान के पीछे मान लूँ, तो बिंदु पी को सामने ना मान के अगर पीछे मान लूँ तो क्या होगा? तो देखिए इधर, अगर बिंदु पी मान लो आपका, इसको वही एक्स तो होगा ना, इसके एक्स आगे बढ़ा सकते हैं। बिंदु पी मान लो पी डैश है, इस पी डैश के ऊपर आपको इस अल्पांश की वजह से दिशा निकालनी। तो बोलो क्या है? कहाँ है ये? अंगुलियां बिंदु की ओर, अंगूठा धारा की दिशा में, ये अंगूठा धारा की दिशा में। तो मुड़ी हुई अंगुलियां, बोलो मुड़ी हुई अंगुलियां कर्ल फिंगर्स कहाँ जा रही है? नीचे। कहाँ जा रही है? नीचे। तो नीचे ऐसे नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? कि जो डीबी होता है वो डीएल और आर दोनों से 90 डिग्री, ये इसका डीएल है, इसका आर ये बनेगा, तो इससे दोनों से 90 डिग्री नहीं, यहाँ से ये डीबी वेक्टर आएगा, इसकी वजह से दिशा इधर होगी, 90 पे बनेगा। कोई परेशानी नहीं होती है। डीबी नीचे जा रहा दिख रहा है मेरे को भी, लेकिन ये कोई प्रॉपर रूल नहीं बना। आपको इसकी मैथ भी आनी चाहिए। जो डीबी है वो डीएल और आर दोनों से 90 डिग्री पर होता है। यहाँ तो पता चला कि नीचे, लेकिन नीचे कहाँ है? ये भी नीचे ही है, ये भी नीचे ही है, तो इससे 90 पे भी आएगा। वो नीचे तो है, दिख रहा है, लेकिन वो इस डीएल और आर से 90 डिग्री पे लेना होता है। चलिए इसकी वजह से निकाले। तो यहाँ करंट कहाँ जा रहा है? अंदर, अंदर जा रहा है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज माना अपने करंट। हाँ, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दे तो उल्टा हो जाएगा। ये बात इधर आएगी और ये बात जो यहाँ इधर हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन उल्टा करोगे तो मामला उल्टा हो जाएगा, कि जो भी इधर आ रहा है वो इधर आएगा फिर। इधर है तो अपने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज माना है। कैसा माना है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मान लोगे, कहानी चेंज हो जाएगी, परिणाम में कोई चेंज नहीं होगा, दिशा में चेंज होगा। तो यहाँ देखिए डीबी, हाँ इसकी वजह से निकाले, इस अल्पांश की वजह से। ये तो अल्पांश है, अंगूठा धारा की दिशा में। तो मुड़ी अंगुलियां किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र को। कहाँ रखनी है अंगुलियां? पी पे। अब मेरा हाथ इतना बड़ा तो है नहीं कि पी पे पहुंचा दूं, तो फील कीजिए कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो बोलो ऊपर, बोलो ऐसे, बिल्कुल नहीं, 90 पे। अगर इसका आर ये है, इसका आर ये, तो कहाँ आएगा? इधर आएगा, इधर इसका डीबी वेक्टर होगा। फिर से वही काम, अगर बिंदु पी पर इन दोनों डीबी वेक्टर को गठों में विभाजित करें तो इनके ऊर्ध्वाधर तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। बोलो क्या बचेगा? क्या बचेगा? केवल क्षैतिज। बोलो दिशा किधर है? दिशा किधर है? प्लस में। दिशा किधर है? प्लस में, विपरीत नहीं है। यानी कुंडली की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र समान दोनों तरफ
समान दिशा में होता है। कुंडली की एक्स पर धारावाही वर्ताकार कुंडली की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र दोनों तरफ समान दिशा में होता है। इधर भी प्लस एक्स में, इधर भी प्लस एक्स में। आपको ऐसा लग रहा है इधर जा रहा है? नहीं, दोनों तरफ समान दिशा में, यानी वो हमेशा या तो प्लस में रहेगा या तो ऊपर रहेगा या फिर हमेशा नीचे रहेगा। दिशा समान है डी की। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि वो आधा नीचे आ जाए और आधा ऊपर चला जाए, ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा। ऊपर इसलिए जा रहा है पूरा पूरा। अगर आप इसको ये सामने माना है, इस वाले भाग को आपने, ये भाग आपने सामने माना है, ये भाग पीछे वाला है कि नहीं है? क्लियर है? तो ग्राफ में आपको समझा दे ऊपर ही क्यों जा रहा है। हाँ, वो नीचे भी हो सकता है अगर माइनस में। तो अगर आपने करंट को उल्टा मतलब ऐसे मान लिया तो उसको आप नीचे बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, है कि नहीं? अब कंफ्यूज नहीं होना, ग्राफ ये बनाना है, समझा दे मैंने आपको। क्लियर है? यानी कुंडली के दोनों तरफ कुंडली की एक्स पर कुंडली के दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में होता है। तो आपका ग्राफ अब बनाते वो वाला ग्राफ जो आपका बुक का है कि कुंडली के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन का ग्राफ। कुंडली की एक्स पर, मैं लिख रहा हूं, कुंडली की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो देखिए, ये वाई एक्स मान लेते हैं, ये अपन एक्स एक्स मान लेते हैं, ये एक्स एक्स, तो ये एक्स डैश एंड माइनस, ये वाई एक्स पे अपन ले रहे हैं बी चुंबकीय क्षेत्र। कहाँ पे? यहाँ पर ले रहे हैं बी। क्या ले रहे हैं यहाँ पे? बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं, और ये अपन दूरी स्मॉल एक्स मान रहे हैं। तो केंद्र पे क्या होता है अधिकतम? भाई केंद्र पे क्या आता है? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r आता है। और किसी और बिंदु पे क्या आता है? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस x² की पावर 3/2। देखिए यहाँ पे केवल r है, यहाँ x² भी जुड़ रहा है, यानी केंद्र पे होता है अधिकतम, फिर धीरे धीरे घटता है। तो केंद्र पे बनाना अधिकतम, फिर धीरे धीरे घटाना है, और घटता अनंत पे जाके कितना हो जाएगा? लगभग 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम, फिर घट रहा है तो कहाँ जाएगा? ऐसे। समझ आए? दोनों देखिए इसको, सेंटर पे मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे घट रहा है, कम हो रहा है, तो ग्राफ कैसा आएगा? यहाँ मैक्सिमम फिर ऐसा। तो इस ग्राफ को इधर भी घटेगा, इधर भी केंद्र में अधिकतम, फिर घटता यहाँ ऐसे हो जाएगा। तो बढ़िया ग्राफ का कुछ ग्राफ जो आता है वो कुछ ऐसा आता है। थोड़ा डायग्राम बुक में देखना एक बार। तो ये हो गया बी केंद्र, ये कहाँ पे? बी केंद्र पे, ये हो गया आपका बी केंद्र। और यहाँ अगर इस दूरी इसकी r है तो यहाँ अपन पॉइंट मान लेते हैं r/2। कौन सा? वो r/2 पे कितना था? 4 म्यू नॉट एन आई अपॉन 5√5r। और यहाँ अगर ये प्लस r/2 है तो यहाँ अपन बना देते हैं माइनस का r/2, अगर इसको आपने प्लस माइनस में माइनस बन गया ना दिशा में, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा बोलते हैं dB/dx बराबर क्या होता है? 0। dB/dx बराबर 0, dB/dx बराबर नहीं है तो d2b/dx/0 यहाँ पे उसको बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु। ऐसा मानते हैं कि अगर बिंदु P है, ये P डैश है, ये सामने का बिंदु, तो पीछे वाला बिंदु, डायग्राम बनाया था मैं, डायग्राम में अगर ये सामने वाला बिंदु P है, पीछे P डैश, तो यहाँ पे जो चुंबक जो नियत होता है, रेखीय परिवर्तन नियत होगा, तो नियत का अगर आप अवकलन करोगे तो d2b/dx का क्या बन जाएगा? 0 हो जाएगा। इस पॉइंट को बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नति परिवर्तन बिंदु इनको बोलते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका ग्राफ। एग्जाम में ग्राफ पूछता आपको आना चाहिए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ढंग से समझने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई बात रह जाती है तो आप मेरे से बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।